सुप्रभात भैया बहन, ध्यान देंगे। आज 9 क्लास में फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में आज कुछ जानकारी देंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है और आप उम्मीद है कि घर पर भी पहले से पढ़े होंगे और हमारे आचार्य विनोद झा जी भी इस पर आपको मटेरियल दिए होंगे। लेकिन इस चैप्टर का कोई वीडियो नहीं गया था, इसलिए मैंने प्रयास किया कि आपको इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ जानकारी दें और आप बार बार इस चैप्टर को घर पे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैंने प्रयास किया है कि इस चैप्टर के अतिरिक्त भी कुछ जानकारी जुटाकर आपको उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पाठ के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति कहने में तो बहुत आसान लगता है कि जब भी कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति का जो बाद के लोगों को सुखद एहसास होता है उस संबंध में, यानी कि मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता, इन तीनों चीज को लोग बड़ा ही सहज और सुलभ मान लेते हैं, जबकि ये तीनों शब्द बड़ी ही कठिनाई से लोगों के संघर्ष से हासिल होता है। तब जाकर के ये स्वतंत्रता या लोगों को किसी व्यवस्था जो उसको पसंद नहीं मुक्ति मिलती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पूरे पाठ के बारे में, इस पूरे पाठ में क्या है। और ये फ्रांसीसी क्रांति पाठ ही पहले क्यों पढ़ाया गया है। इसके पहले यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति भी हो सकता था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति पाठ पहले पढ़ने का एक उद्देश्य है कि इस क्रांति से ही पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाई दिया कि किस प्रकार राजतंत्र से या निरंकुश शासन से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। ये फ्रांसीसी क्रांति से ही देखने को मिलता है। इसलिए हमें भैया बहन ये चैप्टर शुरू पढ़ना है। अब पूरा गया कि इस पूरे पाठ के बारे में कि क्या है इस पाठ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कैसा था, या किस प्रकार जब वहाँ पर क्रांति हुई तो कुछ मध्य वर्ग के लोगों में क्या कल्पनाएं आनी शुरू हुई। फिर राजतंत्र से मुक्ति मिली तो आतंक राज शुरू हो गया रोबोस्पियर का। उसके बाद किस तरह से फ्रांस एक राजतंत्रात्मक से एक संवैधानिक राजतंत्रात्मक देश बना, ये हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से क्रमशः इस पूरे पाठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं भैया बहन कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसा था। क्रांति की शुरुआत की बुनियाद जो है उसी में छिपी हुई है। समाज सामंती व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था। वहां पर समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। स्टेट सुनकर के आपको लगता होगा कि स्टेट क्या है। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग राज्य को भी स्टेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब है कि किस व्यक्ति का क्या औकात था, उसकी क्या हैसियत थी। उस औकात और हैसियत के आधार पर ही समाज बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे जो चर्च के कामों की देखरेख करते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे जो सामंत कहलाते हैं, जिनके पास काफी भूमि होती थी। राजा भी कुलीन वर्ग से ही आते थे। और थर्ड स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर,
छोटे मजदूर, यानी कि समाज के अधिकांश लोग थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। इसमें कुछ संपन्न लोग भी थे, कुछ गरीब लोग भी थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज सामंती व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ है। अब रहे कि इस समाज के बंटवारे में ये दो वर्ग को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। ये दोनों वर्ग जो है वो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे। थर्ड स्टेट के लोग ही पादरी वर्ग को टाइद के रूप में कर देते थे। टाइद एक प्रकार का कर है जो चर्च में पादरी को ये थर्ड स्टेट के लोग देते थे, और थर्ड स्टेट के लोग कुलीन वर्ग को भी, ये तो हो गया पादरी वर्ग और ये कुलीन वर्ग, तो थर्ड स्टेट के लोग राजा को भी कर देते थे। राजा को जो कर देते थे उसको टाइल कहा जाता है। तो टाइल और टाइल के रूप में थर्ड स्टेट के लोग कर देते थे। यानी कि 90% लोग किसान थे और उनमें से 60% जमीन जो था वह कुलीन के पास में, पादरी वर्ग के पास में, या जो बड़े किसान थे उनके पास में होता था। तो कहा जाता है कि शुरू से हम देख रहे हैं कि समाज में असमानता की स्थिति थी, समाज अनबैलेंस था, समाज में समानता नहीं थी। समानता नहीं होती है तो असमानता में लोगों में असंतुष्टता का भाव पैदा होता है, और जब लोग असंतुष्ट होंगे तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति होती है। क्रांति होती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता बदलता है, और यह सब कुछ जो है अचानक नहीं हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है कि क्रांति के होने के लिए लंबे समय तक एक उपजाऊ उर्वरा मिट्टी का निर्माण हुआ, और उस उपजाऊ उर्वरा भूमि में यानी लोगों के अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग के अंदर जो एक मन में धधकती हुई ज्वाला जो थी वह एक दिन क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुआ, और उस क्रांति की लहलहाती फसल पर ही यानी कि राजतंत्र का अंत हुआ। तो क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ, यानी कि फ्रांस के पेरिस शहर से क्रांति की शुरुआत हुई। और अगर कि ये सब हुआ कैसे, कौन इसका जिम्मेदार था, उस समय फ्रांस में था कौन, किसके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था, तो उस संबंध में भी हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में लुई 16वां के बारे में जानेंगे कि वो कौन था। तो हमने बताया कि किताब में उसके जन्म के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 23 अगस्त 1754 को उसका जन्म हुआ, और ठीक 20 वर्ष के बाद ही वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय महज उसकी उम्र 20 साल थी, 1774 ईस्वी में। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश था। लुई 15वां का यह पुत्र था। शुरू में बतलाया जाता है, जो हमारे विश्व इतिहास के राइटर है केटेलवी है, हेजेन है, उन्होंने बतलाया कि लुई 16वां जो था वो बड़ा ही ईमानदार और योग्य था, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि वह किसी न किसी के प्रभाव में रहता था और दूसरे के प्रभाव से ही वह काम करता था। ये उसकी कमी थी। शुरू में अपने माँ के प्रभाव में था, फिर बाद में अपने भाई के प्रभाव में आ गया, और बाद में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से इसकी शादी हुई और पत्नी के प्रभाव में आ गया। पत्नी के प्रभाव में आ गया। अब रह गया कि लुई 16वां ने क्या किया, तो ये तो हो गया कि तीसरे स्टेट के लोगों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही थी। लुई 16वां जिस समय गद्दी पर बैठा
उस समय कहा जाता है कि फ्रांस का राजकोष खाली था। इसके पीछे कारण क्या था? कारण कुछ और था कि जो भी वर्साय के महल की शानो शौकत थी उसमें भी फिजूल खर्ची का खर्च बढ़ते जा रहा था। राजा विलासी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम था कि अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में भी फ्रांस की बहुत बड़ी भूमिका है और उसमें 10 अरब लिपरे मुद्रा उसने कर्ज ले लिया। स्थिति ये आ गई कि कर्ज का ब्याज देने में ही वह परेशान रहने लगा। जितनी राजस्व आती थी वह उस कर्ज की भरपाई के लिए काफी नहीं थी। तो अमेरिका के 13 उपनिवेश को छुड़ाने में लगा और इस तरह से वह चाहता था, प्रयास करता था कि किसी तरह से हमारी सरकार उभर जाए, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया और जो भी परिस्थितियां क्रिएट हुई वह परिस्थितियां क्रांति की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त की और लुईस 16वां उस परिस्थिति में भी बाध्य होते चला गया और जो पुरानी परंपरा थी कर लेने की वह नए सिरे से कर लगाने का प्रयास करने लगा और इस प्रकार फ्रांस में लुईस 16वां की गलत नीतियों के कारण, चूंकि अपने शासन काल में वह थर्ड स्टेट के लिए कुछ राहत नहीं दे सका, 2 स्टेट के लोग कुछ करते नहीं थे, उनका काम था केवल राज भोगना। तो आप सोच सकते हैं कि एक ही परिवार में किसी माता पिता के 3 बेटे हैं और किसी 2 को कह दिया जाए कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल ऐश करना है, और एक बेटे को कहा जाए कि तुम खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, और अपने कमाई से वो सुख भी नहीं भोग पाता था क्योंकि उसके पास अपनी भूमि भी नहीं होती थी। वह दूसरे को कर देने में व्यस्त रहता था और थर्ड स्टेट के अंदर मन में धीरे धीरे जो यह बात आई वही जो है क्रांति की शुरुआत का कारण बना। तो इसके बाद हम लोग कैसे, जब परिस्थिति पैदा हुई तो फ्रांस में लोगों के सामने जीविका संकट की स्थिति उत्पन्न आ गई, जीने का संघर्ष लोगों के सामने आ गया। वो क्या था? तो फ्रांस में 1715 में 2.3 करोड़ जो है आबादी थी और 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ आबादी हो गई। यानी कि फ्रांस में जितना उत्पादन होता था वह अपनी आबादी के भरण पोषण के लिए भी काफी नहीं था। और कहा जाता है ना कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। एक मुहावरा हिंदी में भैया बना सुने होंगे कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। तो वही हाल फ्रांस में भी हुआ। एक तो उत्पादन नहीं हो रहा था, ऊपर से प्राकृतिक आपदा भी आ गई जिसके कारण खराब फसल होने लगी। अब जानते हैं जब फसल खराब होगी तो अन्न का अभाव होगा, अन्न का अभाव होगा तो जो बचा हुआ अनाज है उसकी कीमत बढ़ेगी, बढ़ेगी कीमत तो गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे तो भूख से मरने लगेंगे, महामारी फैलेगी, दंगे होंगे, इस प्रयास में लोग मरने लगेंगे। तो ये जीने का संघर्ष, सर्क्यूमिनेस्टेशन क्राइसिस यानी जीविका संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये स्थिति फ्रांस की बनी।